पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दी है और उसमें जिक्र किया है कि लबनान भी इस सीज फायर में शामिल है, इसराइल को कंडेम कर रहे हैं, उसको एज ए सुपर पावर ट्रीट नहीं किया गया है इस खत्ते में। किसी तरह से फेस सेविंग करना चाहते हैं, वो बेशक खाली स्टेटमेंट ही क्यों ना हो, जो इनके ख्यालात थे, जो इनकी कैलकुलेशन थी, सब कुछ उसके बरक्स हुआ है। अमेरिका एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आया था। जिस तरह से हम देख रहे हैं सीज फायर भी हो रहा है, जंगबंदी की बात भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल जो है वो बाज नहीं आ रहा और अभी भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका पर इसराइल का प्रेशर भी है। तो इसराइल को जो अस्करी अहदाफ हासिल करने का जो वक्त दिया गया है, या अभी भी लग रहा है आपको कि उनके पास ये वक्त है कि वो अपने अहदाफ हासिल करना चाह रहे हैं? मुझे प्रोग्राम में लेने का आपने सही कहा कि इजराइल इस वक्त भी बाज नहीं आ रहा है और वो अपने जो मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है और लबनान के एक हिस्से को ज़ब्त करना चाहता है अपनी टेरिटरी में। उनके ऐसे बयानात भी आ रहे हैं कि हम जंग के बाद भी अपने बॉर्डर्स को फैलाएंगे और कम से कम लबनान का जो जुनूबी इलाका है, लबनान का जो इलाका है उसको ज़रूर अपने बॉर्डर्स में अंदर लेंगे। देखें, जब ये तकरीबन 10 दिन पहले की बात होगी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि हम बातचीत कर सकते हैं और एक अल्टीमेटम जो दिया था उसका टाइम बढ़ाया था, तो उसी वक्त नेतन्याहू का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ देखेंगे, अगर हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा होगा तो हम मुआहदे को मानेंगे, वरना हम किसी मुआहदे को नहीं मानेंगे। तो उसकी अगर बैकड्रॉप में आप देखें तो वो तो बिल्कुल वो ही कर रहे हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। अब ये कहना कि जी जो अमन मुआहदा या सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ है उसमें कुछ कबाहत है कि जी हमने ये कहा था, समझा गलत गया, तो ये बेसिकली एक कमजोरी है जो अमेरिका दिखा रहा है इजराइल के आगे। जब भी इस तरह की कोई चीज होती है जिसमें फरीकैन बैठते हैं और बीच में एक मीडिएटर को डाला जाता है, तो मीडिएटर को इसीलिए डाला जाता है कि वो दोनों की नुमाइंदगी करे और उसकी जो भी बात होती है वो ऑथेंटिक होती है। तो पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दी है और उसमें जिक्र किया है कि लबनान भी इस सीज फायर में शामिल है, तो वो मोस्ट ऑथेंटिक चीज है और इसीलिए आप देखें कि दुनिया के बाकी तमाम ममालिक इसराइल को कंडेम कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं जो कुछ वो लबनान में कर रहा है। बिल्कुल, पूरा यूरोप भी जो है वो इस पर तनकीद कर रहा है कि जब भी इस तरह की बातचीत हो चुकी है और सीज फायर हो चुका है, तो अभी लबनान पर जो हमले हैं इसराइल को वो रोक देने चाहिए फौरी तौर पर। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का ईरानी स्पीकर पर तंज करना और 10 निकात को डब्बे में फेंकने की बात करना, व्हाइट हाउस अब भी सिफारतकारी के बजाय धौंस और धमकी की पॉलिसी से काम लेगा। आपको लगता है ये सारी सिचुएशन हो सकती है? एक चीज समझने की जरूरत है कि अमेरिका एक कम से कम इस वक्त एक सुपर पावर है जी। उसको चैलेंजेस हैं इस नंबर 1 सीट के लिए, लेकिन वो अभी भी सुपर पावर है और वो उसी जोन में इस खत्ते में आया था और उसको सबसे ज्यादा शदीद धचका ये लगा है कि उसको एज ए सुपर पावर ट्रीट नहीं किया गया इस खत्ते में और ईरान ने जो उसको हजीमत और खिफत दिखाई है वो अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। तो वो किसी तरह से फेस सेविंग करना चाहते हैं, वो बेशक खाली स्टेटमेंट्स ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको ये बताना है कि ये जंग बिल्कुल जायज थी, हमारे बिल्कुल जायज मकासद थे और हमारे मकासद हल भी हो गए हैं और ईरान ने घुटने भी टेक दिए हैं। हालांकि ग्राउंड रियलिटी इससे बहुत मुख्तलिफ है जो सारी दुनिया जिसके ऊपर बात कर रही है। तो जेडी वेंस या ट्रम्प या पीट हेग्सेथ ये जो भी बयानात दे रहे हैं, इनको मेरा ख्याल है कि एक तनाजुर में देखना चाहिए, इनको मन-वन नहीं देखना चाहिए और ये हैं भी नहीं मन-वन, ये बेसिकली अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए हैं। दुनिया इन पे बिलीव नहीं कर रही है क्योंकि दुनिया ने जो देखा है 21वीं सदी है, ये कोई 18वीं सदी तो है नहीं। तो जो कुछ हो रहा है दुनिया सैटेलाइट के जरिए लाइव देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाइव रिपोर्टिंग हो रही है हर जगह से, इवन ईरान के अंदर से हो रही है और जो इनके ख्यालात थे, जो इनकी कैलकुलेशन थी, सब कुछ उसके बरक्स हुआ है। तो इनको जाहिर बात है कि बहुत हजीमत का सामना है। आप मुझे ये देखिए, ये बताइए कि सिफारती कोशिशों की आप बात कर रही हैं और ये धमकियां दे रहे हैं, तो गार्डियन की रिपोर्ट है कि ये पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे थे कि हमारी सीज फायर करवा दो। और बहुत सारे अखबारात हैं जिन्होंने ये रिपोर्टिंग की है कि इनके कंटिन्यूस राब्ते थे पाकिस्तान से
कि किसी तरह सीज फायर पे बात करवाएं, किसी तरह कोई बातचीत टेबल पे बिठाने की बात करें, हालांकि ईरान राजी नहीं था। तो अगर ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज इस किस्म की बातें कर रही हैं तो इनकी दोष धमकियों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी दोष धमकियों से ईरान को दौरान जंग कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए वो लड़ रहा था और आखिरी टाइम तक आप देखें कि कुछ घंटे पहले उसने ये कह दिया था कि मैं अमेरिकियों से मजीद हम बात नहीं करेंगे। फैसल साहब, बल्कि इससे भी बढ़ के हमने ये देखा कि इस जंग के अंदर सुपर पावर की तरह आपने सही कहा कि ट्रीट नहीं किया गया, सोशल मीडिया पे भी सही तरह ट्रीट नहीं किया गया। हम देखते थे कि किसी ना किसी ईरानी एम्बेसी की तरफ से ईरान की जानिब से जो भी सख्त स्टेटमेंट्स आती थी उसकी मीम्स बना दी जाती थी। जिस तरह से आपने हुज़मत को कंट्रोल करने की बात हुई, फिर खोलने की बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम तो वो चाबी कहीं रख के भूल गए। तो इस तरह से उनका मजाक भी उड़ाया गया, तमस्कुर भी उड़ाया गया। ज़बरदस्ती अमेरिका को इस जंग में धकेला गया। इसराइल का एजेंडा अपना था, अमेरिका को ज़बरदस्ती कह लें कि प्री प्लानिंग कोई नहीं थी और जंग में आ गए और कोई कुछ हासिल भी ना हुआ। जिस तरह से उस्मान साहब भी गिनवा रहे हैं कि कितना नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है। अभी भी अगर हम नेतन्याहू को देखें तो वो बाज नहीं आ रहा, वो बयान पे बयान आ रहे हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी लम्हे दोबारा मैदान जंग में उतरने को तैयार हैं। तो क्या इसराइल पूरे खिते को ग्रेटर इसराइल के ख्वाब की भीड़ चढ़ाना चाहता है? क्योंकि अभी हमने देखा एजेंडा तो इनका यही था और नाकाम हुए। अब ये मामला पोस्टपोन नजर आ रहा है, लेकिन इसराइल इसी एजेंडे पर गामजन है और दोबारा इस तरह की हरकत कर सकता है। पहली चीज तो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि अमेरिका खामखी आ गया। हम ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका खामखी आ गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आया था। इसमें टाइम और तरीका वो शायद सही नहीं था और वो इजराइल को ज्यादा सूट करता था, लेकिन अमेरिका का अपना एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है यहाँ आने के लिए। और उसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो नवंबर 2025 में आई है, जिसमें उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के कुछ कोर इंटरेस्ट डिफाइन किए हैं। और एक कोर इंटरेस्ट इस रीजन के बारे में है जो कहते हैं कि हम किसी भी एडवर्सेरियल पावर को यहाँ के गैस और तेल के ज़खायर और जहाँ से वो गुजरते हैं उन आबी गुजरगाहों पर कब्जा नहीं हासिल करने देंगे। तो ये एक कोर फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट है जो इन्होंने नवंबर 2025 में डिफाइन कर दिया था। तो इसके तहत तो उन्होंने यहाँ आना ही था और इस खित्ते पे किसी और को कब्जा हासिल करने से रोकना था। अब अगर रीजनल लेवल पे देखें तो ईरान ऐसा नजर आता है, एडवर्सेरियल पावर ईरान अमेरिका का, और ग्लोबल लेवल पे देखें तो चाइना नजर आता है। और अगर ये जो सारा किस्सा हुआ है जंग हुई है, इससे पहले देखें तो वेनेजुएला में अमेरिका ने एक ऑपरेशन किया था और वहां के जो तेल के ज़खायर थे उन पे कब्जा कर लिया। तो वहां से भी चाइना को ज्यादा तरसील होती है, यहाँ से भी चाइना को तरसील होती है। तो मेरा ख्याल है कि एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव तो ये था कि हम चाइना का बाजू मरोड़ सकें इन ज़खायर का कंट्रोल करके। लेकिन टाइमिंग्स और जो तरीका है वो शायद इस वक्त मौजू नहीं था। बगैर तैयारी के आए और एक जोन में आए और ये सही कैलकुलेशन नहीं कर सके कि हमारे एक्शन से रिएक्शन क्या होगा। वो सारी चीजें इजराइल को सूट करती थी क्योंकि इजराइल चाहता है कि जंग चलती रहे, कोई ना कोई फ्रंट खुला रहे। और इंफॉर्मेटिव डिस्कशन है, लेकिन वक्त की किल्लत है और वाकई कैलकुलेशन के बगैर आए और बहुत नुकसान उठाना पड़ा।